Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले आगे की क्लास दैट इज हमने जो भी डिस्कस किया था उसके आगे बात करेंगे. बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि ये क्लास आपको अवेलेबल रहेगी फॉर 5 आवर्स. तो इन 5 आवर्स में आप देख लोगे तो सही है, वरना फिर ये आपको दिखेगी नहीं. एज आई टोल्ड यू, ठीक है. रीजंस मैंने आपको बता रखे हैं. ऑल्सो पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मुझे ये मुफ्त का ज्ञान देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यार तुम लोग अटेंड करने तो आ नहीं रहे हो ना. मुझे पता चल रहा है कितने लोगों ने अच्छे से अटेंड करा है ना. कुछ कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन दिखी मुझे कि भैया आ रहे हैं बच्चे, पढ़ना चाह रहे हैं फ्री में, अगर कोई पढ़ा रहा है तो. पता ही नहीं है तुम लोग को यार. आओ देखो क्लास 5 आवर्स के लिए, एंड नेक्स्ट सेशन से ये टाइम और कम होता जाएगा क्योंकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी मेरे लिए मैटर करती है. तो नेक्स्ट क्लास जब होगी विच इज़ ऑन सैटरडे, तो वो क्लास 2 घंटे तक ही अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे. उसके बाद मैं हटा दूंगी उसको. तो 2 आवर्स विच मीन्स यू हैव टू बी देयर एट 10:30, क्योंकि वो लेक्चर 1 घंटे का होगा. ये लेक्चर शायद थोड़ा छोटा हो, 40-45 मिनट्स का हो, बट वो लेक्चर पक्का पक्का 1 सवा घंटे का होगा. दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है जो मुझे इसके बाद पढ़ाना है. समझ आ रही है बात. तो यू विल हैव टू कम एंड अटेंड एट 10:30. तुम ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, ये टाइम ब्लॉक कर लो. 10:30 to 12 का जो टाइम है मॉर्निंग में, वो तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए. और फ्री में पढ़ा रहे हो यार, मतलब मुफ्त है यार. आओ देखो, समझो, चीज़ें सीखो कि क्यों फॉर्मूले रटने हमेशा ज़रूरी नहीं होते और कहाँ फंस सकते हो क्वेश्चन में. अप्रोचेबिलिटी सिखा रही हो. सोचो संडे को तो जो लाइव क्लास होगी होगी, जो क्वेश्चंस की होगी होगी, बट तब तक के लिए तुम्हारे पास चीज़ें हैं ना. तुम विद द टॉपिक 6 से 7 सवाल अगर कर ले रहे हो क्लास में, तो तुम्हें बात समझ आ चुकी है, तुम्हारे बस की हो चुकी है ऑलरेडी. और अगर तुम अपना प्रोग्रेस फर्स्ट वीक ऑफ प्रेपरेशन में ही देख लोगे कि भाई अजीब सा अच्छा प्रोसेस हो गया है, मुझे तो बहुत क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो फिर तो कॉन्फिडेंस ही आया ना. और आधी गेम तो कॉन्फिडेंस की है. अगर कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा तो आधी जंग तो जीत चुके तुम अभी से. गेम तो सारी कॉन्फिडेंस की होती है कि भाई नहीं आ रहा, डर लग रहा है. तो जब आ रहा है समझ, जब कोई पढ़ा रहा है, जब आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए वो पूछ रहा है, जब वो बस ये बोल रहा है कि भाई मुझे आके बता दो कि क्लास अटेंड करी है आज, तुम उतना नहीं कर पा रहे हो यार. गजब के आलसी लोग हो. बाहर निकलो अब इस आलस से, हो गया तुम्हारा आलस खत्म. फालतू की बातों में मत पड़ो यूट्यूब में. फालतू कुछ नहीं सोचना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ. जो बीत गई सो बात गई. अब बताओ, अब प्रेपरेशन करनी है आगे चीज़ों के लिए, जो नीट वाले भी हैं, जो जेई वाले भी हैं, इनफैक्ट जो बोर्ड्स वाले भी हैं. पढ़ना शुरू कर दो भाई. बोर्ड्स वाले भी हो तो कहीं तो कुछ तो एंट्रेंस दोगे बाद में जाके. 11th भी तो आनी चाहिए. और अगर मोल कॉन्सेप्ट ही लगा है तो 12th भी कुछ बहुत माशाल्लाह नहीं चल रही तुम्हारी. ठीक है, तो पढ़ाई कर लो. So all I need you to do is tell me in the comment section that you're attending. Also again, फिर से मैं बता रही हूँ, 5 घंटे तक ये क्लास अवेलेबल रहेगी. उसके बाद ये हट जाएगी. नेक्स्ट सेशन 2 घंटे तक अवेलेबल रहेगा बस. और उसके बाद सब्सिक्वेंट सेशंस भी वैसे ही होंगे. तो यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट. कंसिडर इट योर ट्यूशन सेंटर वाली क्लास, जिसमें तुम्हें जाना ही जाना है. मिस हो गया तो हो गया, फिर नोट्स मांगते फिरोगे इधर उधर. और किधर मांगोगे भाई? यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लोगों से. देता है अभी कोई, समझे? तो पढ़ाई कर लो. अगर कोई पढ़ाने आ रहा है तो पढ़ लो. और वीडियो फैला भी नहीं रहे. तुम कर क्या रहे हो भाई? ना तुम कुछ कमेंट सेक्शन में बताते, ना तुम वीडियो को आगे शेयर कर रहे कि भाई कोई पढ़ा रहा है पढ़ ले, यहाँ समझ आ रहा है. कर क्या रहे हो? कितना आलस. छोड़ दो ना, पढ़ लो चुपचाप. पढ़ने आए हो ना, पढ़ो. और बताओ मुझे कि पढ़ रहे. अगली वीडियो प्लीज़ डाल देना, क्योंकि अगर अगर मुझे ऐसा लग गया कि भाई रहन देना, क्या किसी को पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़ाना, फिर तो मैं बंद कर दूंगी ये वीडियोस बनाना. आई स्वेयर. कुछ फिर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेगा. कुछ ऐसा नहीं होगा कि मोल कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक पढ़ा तो इसके नेक्स्ट वाला ही होगा. कुछ भी हो सकता है उसके बाद मैं एसिड बेसिस शुरू कर दूंगी. उसके बाद मैं ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगी, मेरी मर्जी. तो वो फ्लो मेंटेन अगर करना है तो वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम रोज क्लास में आ रहे हैं, रुक जाओ पढ़ा देना रोज. यू विल हैव टू टेल मी दैट. ओके. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस पे लाइव क्लासेस के टाइमिंग्स मिलेंगे.
वहीं पे बात होगी कि लाइव कितने लोग आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि लाइव क्लास करनी भी है कि नहीं, वरना मैं नहीं करूंगी संडे क्वेश्चंस की क्लास। जितने क्वेश्चंस हो गए फिर। I am doing this for you folks, right? So you will have to tell me that you're attending. You will be coming to the Sunday class for the live session. तभी तो मैं मेहनत करूंगी, क्वेश्चंस लिख लिख ले जाऊंगी, वरना मुझे क्या मतलब है यार। मेरा तो हो गया, बढ़िया चल रहा है, समझे? तो आ जाना, बता देना। टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, सो आई कंटिन्यू। लेट्स गो। चलो जी, मोलर मास की अगर हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि मोलर मास एटम्स की जो हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली था ग्राम एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक मास। बिकॉज ये एटॉमिक मास तो एक दो एटम्स वाला गेम था, नहीं, एक एटम का मास कितना होता है वो एटॉमिक मास होता है। वो AMU या यू में, ये इसका यूनिट है, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ग्राम एटॉमिक मास है वो एक मोल का मास होता है और वो ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके बीच का रिलेशन हमने समझ लिया था। हमने समझ लिया था कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट अलग, लॉजिक अलग, बात सोचने का तरीका अलग, नंबर ऑफ एटम्स अलग आ गए तो सब कुछ समझ आना चाहिए। ठीक है जी। इसी की कंटिन्यूएशन में पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तुम श्योर हो ना कि तुम्हें मोलर मास एटॉमिक मास में डिफरेंस पता है? मोलर मासेस एक मोल का मास, एटॉमिक मासेस एक एटम का मास। परफेक्ट। व्हाट इज ग्राम एटम? अब ग्राम एटम्स क्या है? फर्क क्या है अगर कहीं 14 ग्राम लिखा है और 14 ग्राम एटम लिखा है? क्या फर्क है इसमें? जमीन आसमान का। सही में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों चीजों में। तो जल्दीबाजी में जब तुम ऐसे क्वेश्चन रीड करते हो ना करते हुए, तो तुम ये 14 ग्राम पढ़ लोगे, पर ये ग्राम एटम अगर मिस हो गया ना तो तुम्हारी पूरी कहानी पलट जाएगी। इसीलिए जब भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो बोलते हैं कि भाई ध्यान से पढ़ ले, 14 ग्राम लिखा है, 14 ग्राम एटम्स लिखा है, क्योंकि बहुत फर्क है। अब वो फर्क क्या है समझो। ग्राम एटम्स घर का नाम है मोल के लिए। जब भी हम एटम्स की बात करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना 14 मोल, तो वैसे ही 14 ग्राम एटम्स बोलते हैं। इतना समझ लो बस। तुम्हारा भी तो घर का कुछ नाम होगा, पिंकी चिंटू। तो वैसे ही मोल के घर का नाम होता है ग्राम एटम्स। तो अगर किसी ने बोला 14 ग्राम एटम्स, मतलब वो बोल रहा है 14 मोल की बात हो रही है। गेम समझ आई? पक्का पक्का? बताते रहना कमेंट सेक्शन में बातें चमक रही हैं कि नहीं चमक रही। तो 14 ग्राम एटम्स का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बस 14 मोल को ही आराम से बोला गया। ठीक है जी। कुछ अटक रहा है क्या? लिख के देखते हैं। कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है। कुछ तो अटका था ना शायद। चलो फिर से अटकेगा तो मैं ध्यान रखूंगी। हाँ जी, तो बात क्या चल रही थी? 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 AMU नाइट्रोजन, 14 ग्राम एटम नाइट्रोजन और 14 मोल नाइट्रोजन में क्या फर्क है? आओ सीखें। 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के? तो हमें पता है कि भाई तू ग्राम में खेल रहा है, ग्राम में खेल रहा है मतलब तू मोल से एटम्स पे लेके जाएगा। ठीक है, मेरे को पता है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम। अब तो ये हमें पता है ना, मास वास तो पढ़ लिया ना तुमने, मतलब बेसिक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये सब का। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ये सब जो चलती है सीरीज 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर वाले, इनका तुम्हें मास भी याद करवा दिया होगा 9th में, और तुम्हें इनका एटॉमिक नंबर भी याद करा दिया होगा। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 1 मोल नाइट्रोजन की बात हो रही है, राइट? 1 मोल नाइट्रोजन की बात हो रही है। ठीक है जी। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब कितने एटम्स? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। परफेक्ट परफेक्ट। और अगर लिखा हो 14 AMU नाइट्रोजन है तो हम बोलेंगे कि तू तो फिर एक ही नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है। और अगर कहीं लिखा हो 14 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब है 14 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही है। और एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं तो 14 मोल में कितने होंगे?
14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ अटक तो रहा है बट चलो ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे एटॉमिक मास की बात थी वो एएमयू में था, एक एटम का मास, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में। मॉलिक्यूलर मास मतलब था एक मॉलिक्यूल का मास। परफेक्ट, वो भी समझ गए थे। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कुछ नहीं, मोलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल्स जो थे उनका मास। मतलब अगर कहीं 18U पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है पूछा, या 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है पूछा, तो सेम लॉजिक, एग्जैक्ट सेम लॉजिक कि मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट्स अलग। यहां बात कर रहा है एक मॉलिक्यूल की और यहां बात कर रहा है एक मोल की, और एक मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉर्टेड? बिल्कुल सिमिलर बात है। तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा? ये भी मोल के घर का नाम है, पर मैम मोल के घर का नाम तो ग्राम एटम था। हाँ, वो एटम्स के केस में था। जब भी हम एटम से रिलेटेड बात करते हैं तो हम एटॉमिक मास बोलते हैं। मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात करी तो मॉलिक्यूलर मास बोला। फिर हमने ग्राम एटॉमिक मास बोला जो मोलर मास था जब हम एटम्स की बात कर रहे थे। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो एक मोल के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला, विच इज द मोलर मास। फिर हमने जब एटम से रिलेटेड बात करी तो हमने बोला ग्राम एटम्स जो है वो मोल्स के घर का नाम है। एक तो ये भैया बड़ा चक्कर है, बलून उड़ते हुए देखे होंगे, भूल जाओ, कुछ नहीं था वो। ठीक है, और यहीं पे अगर ये ग्राम मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मतलब एक मोल की बात हो रही है मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ पानी लिखा होता तो वो बोलता 18 मोल्स ऑफ पानी, जिसका मतलब है 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गेम समझ आई? एटम्स की कहानी जब चल रही थी तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स में फर्क पता होना चाहिए। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल में फर्क पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। प्लीज कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कि ये बात चमकी कि नहीं चमकी। तुम्हें टाइम लिखना आता है, तुम्हें बात लिखनी आती है, चमकी कि नहीं चमकी। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बात समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना चाहिए वरना ढह जाएगी तुम्हारी इमारत। समझ गए? आगे बात करते हैं भैया, सवाल करते हैं साथ में। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन? ये सब लोग, हर किसी के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है। जब भी मैं Na लिखूंगी एवोगाड्रो नंबर, तो वो क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स, आयंस की हो रही है तो आयंस, एटम्स की हो रही है तो एटम्स। अच्छा, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ अभी के अभी, एंड देन वील डू इट टुगेदर। पॉज करो, प्ले करोगे, मैं बोलती हुई दिखी जाऊंगी। मैं नहीं काट रही ये पोर्शन, ठीक? बहुत टाइम लगता है एडिटिंग में, अकेली बंदी हूँ मैं ये सब करने वाली, कोई टीम नहीं है मेरे पास। तो मुझे ही वीडियो बनानी है, मुझे ही वीडियो एडिट करनी है, मुझे ही सब कुछ करना है। तो मैं नहीं पोर्शन एडिट कर रही है वाला, तुम पॉज कर दो, प्ले करोगे, मैं बोलती हुई दिख जाऊंगी, ठीक? सुनो अब मेरी बात। हाँ जी, ग्राम पे मत रुक जाना यार, भगवान के लिए। ग्राम मॉलिक्यूल की बात है, और ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मोल के घर का नाम। ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये तो है मोल के घर का नाम। ठीक है जी? तो 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 का मतलब हुआ 4 मोल्स ऑफ H2C2O4। परफेक्ट, ठीक है। 4 मोल्स का मतलब है 4 इंटू Na। एटम्स या मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, तो मोल से पहले मॉलिक्यूल्स जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल से सोचेंगे कितने कितने कौन कौन से एटम्स हैं। ठीक है, पिछली वीडियो की बातें भूल नहीं जानी है इस वीडियो में। ठीक है जी? तो ये 4Na मॉलिक्यूल्स हैं इसके, किसके? H2C2O4 के। अब मुझे एक बात पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ
H2C2O4 अगर मैंने लिया तो उसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स और 4 ऑक्सीजन एटम्स। ये मुझे दिख रहा है एक मॉलिक्यूल में। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है इस टाइम पे? मेरे पास है 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। कार्बन एटम्स कितने होंगे? एक में अगर 2 हैं तो 4 Na में कितना होगा? 4 Na इंटू 2, तो 8 Na कार्बन एटम्स। पहले केस में तुम्हारा आंसर आना चाहिए था। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ये आया था कि नहीं आया था। प्लीज थोड़ी सी मेहनत करवा रही हूँ ना तुमसे, कि तुम मुझे पता चले कि तुम वो कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 36 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ग्राम एटम, ग्राम्स नहीं, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम मतलब मोल की बात हो रही है। तो 36 मोल कार्बन का लिया है तो कितने एटम्स होंगे? 36 इंटू Na एटम्स। एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो 36 मोल में कितने होंगे? 36 इंटू Na एटम्स। डायरेक्टली हो गया होगा ये वाला। तो 12 मोल कार्बन लिया तो मोल लिखा है साफ साफ, एटम की ही बात हो रही है, कोई मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। तो 12 मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे? एक मोल में अगर Na एटम्स होते हैं तो 12 मोल में होंगे 12 इंटू Na एटम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो, मॉलिक्यूल की बात है, मास दिया है, कैसे खेल सकते हैं? मेरे को क्या पता है? मेरे को मोलर मास पता है हर चीज का, है ना? कैसे निकाल लिया मैंने? कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32। 44 ग्राम्स इज द मोलर मास, मतलब 44 ग्राम्स में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है ना? तो 88 ग्राम्स में कितना होगा? यूनिटरी मेथड 1/44 इंटू 88 हो जाएगा, 2 मोल। 44 ग्राम्स में अगर 1 मोल है तो 88 ग्राम्स में कितना होगा? 2 मोल। लेकिन क्या मैंने अभी कार्बन एटम्स निकाले हैं? नहीं, मैंने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है। गलतियां नहीं करनी है चीजों में। मैंने अभी तक मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। क्या मैं मॉलिक्यूल्स तक जा सकती हूँ? 2 मोल्स हैं तो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे। परफेक्ट। लेकिन ये एटम्स नहीं है अभी, ये कौन है? मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एटम्स हैं? एक। एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम मुझे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम है, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? 2 Na कार्बन एटम्स। राइट, परफेक्ट। ठीक है। 44 U कार्बन डाइऑक्साइड। अब U यूनिट है तो मतलब ये 1-2 मॉलिक्यूल्स की बात है, और मुझे ये पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है। तो 44 U मतलब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास। बहुत बढ़िया, मैंने बिल्कुल इसकी डेफिनेशन लिख दिया, मेरे लिए इजी हो गया। मेरे को ये पता है 44 U में एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम होता है। तो 44 U कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लिखेगा तो उसमें एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो क्या आपको ये पूरे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स समझ आए? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चमका कि नहीं चमका। और जो भी पार्ट आपको नहीं चमका, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये वाला पार्ट दोबारा समझा देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी से टेकअप करूंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं जो तुमने रटे हुए हैं। ठीक, लेकिन हम रटेंगे नहीं, हमें यूनिटरी मेथड आता है, बचपन से सीख रहे हैं। हम रट क्यों रहे हैं फॉर्मूलाज? रट क्यों रहे हैं? वो इवेंचुअली बात करते करते याद हो जाए तो अलग बात है, रट्टे क्यों मारने हैं? ठीक, तो पहले हम लॉजिक समझेंगे, फिर हम उसको यूज करते रहेंगे। अगर हमें इवेंचुअली याद हो गया तो बहुत बढ़िया, वरना हमें लॉजिकली सॉल्व करना फिर भी आएगा अगर हमने फॉर्मूलाज नहीं रटे हैं, पक्का। ठीक है, चलो इन टर्म्स ऑफ मास बात करते हैं। ठीक है। मोलर मास किसी भी चीज का क्या होता है? मोलर मास किसी भी चीज का होता है 1 मोल का मास। 1 मोल का मास, 1 मोल ऑफ वॉट एवर की बात हो रही है। तो जैसे अगर मैं बोलूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना होगा? ये होगा
32 grams per mole, right? ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। पर मोल जो मास होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं। पर मोल जो मास होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो ग्राम पर मोल लिख दिया कि हमें पता है कि अगर कहीं 32 ग्राम्स पर मोल लिखा है मतलब वो हमें मोलर मास दिया। समझ गए मेरी बात? अरे उसने अगर कुछ भी लिख दिया तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये पक्का मोलर मास की बात कर रहा है? तो वो भी हमारे लिए जिंदगी ईजी बनेगी ना, अगर हमें यूनिट्स की पहचान होगी। हमें ये पता चल जाएगा अगर कहीं ग्राम पर मोल लिखा है, कोई भी रैंडम गैस दे देता वो कि देयर इज अ गैस एक्स whose mass is 32 ग्राम्स पर मोल, तो हमें पता है ना ग्राम पर मोल लिखा है मतलब तू बोल रहा है मोलर मास। हमें भी तो पता होना चाहिए कि चीजों के मतलब क्या है एक्चुअली। वो इलेबोरेट करके लिख दे तो हम तो फंस जाएंगे। तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल क्यों नहीं लिखा मैंने? 32 कैसे हो गया? क्योंकि मैं मोलर मास ऑफ ओ की बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोलर मास ऑफ ओ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोलर मास ऑफ O2 गैस, राइट? सो द मोलर मास ऑफ O2 गैस इज 32 ग्राम्स पर मोल। 16 + 16 32। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं पर यहीं फंसते हो फिर। यूनिट, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा यूनिट का खेल है। ये तुम मुझे इस पूरे ड्यूरेशन में 600 बार बोलते हुए सुनोगे कि अगर तुम्हारे यूनिट सही चल रहे हैं ना तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट्स का खेल है। तो ग्राम पर मोल मतलब उसने तुम्हें मोलर मास दिया। ठीक है जी। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। मेरे को ये पता है, ऑक्सीजन की बात से शुरू करूं। O2, O2 ही चल रहा है तो 32 ग्राम्स में 1 मोल होता है। मतलब 32 ग्राम्स हुआ तो 1 मोल की बात हुई। मान लो x ग्राम्स है तो कितने मोल्स हुए? अब 32 ग्राम्स में 1 मोल है तो x ग्राम्स में कितने मोल हुए कैसे पता चलेगा? 32 में 1 है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/32 मोल्स। परफेक्ट, परफेक्ट। और x ग्राम्स में कितना होगा? समझ गए? समझ गए फॉर्मूला कैसे आता है जो तुम रटते हो? ठीक, तो अगर फॉर्मूला भूल भी जाए कि ऊपर गिवन मास लिखना था, नीचे मोलर मास लिखना था, या ऊपर मोलर मास लिखना है नीचे गिवन लिखना है, तो ये ऐसे होता है। तो इसी चीज को फॉर्मूला की फॉर्म में आपके लिए लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास जो ग्राम्स में होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास जो ग्राम पर मोल में होता है। और इसीलिए देखिएगा यूनिट्स का खेल है ना फिजिकल केमिस्ट्री, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये मोल ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा वो मोल में ही आएगा। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलर मास कैसे सोचा? ऐसे ही सोचा कि इतने में 1 मोल होता है तो इतने ग्राम में कितने मोल होंगे। दिस इज योर गिवन मास, दिस इज योर मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स एंड वी वर ऑलरेडी डूइंग दिस। हमने लास्ट वीडियो में यही सब बातें करी हैं, लेकिन हमने बिना इस फॉर्मूले को अप्लाई यूज करे, जैसे एज इट इज फॉर्मूला ना लेके हमने वैसे ही बात कर ली थी। ठीक है, गेम समझ आई? आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज। अब नंबर ऑफ एंटिटीज याद है क्या होती थी? आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, व्हाटएवर हो सकता है। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि अगर मुझे कहीं भी किसी भी चीज की, कहीं पे भी किसी भी चीज की 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें दिखी, एंटिटीज दिखी, तो वो 1 मोल उस पर्टिकुलर चीज का होगा। लास्ट वीडियो में बात करी हमने कि 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज अगर हमें दिखी तो वो 1 मोल उस चीज का होगा। परफेक्ट, ठीक, ठीक है जी। 6.022 मतलब 1 मोल। तो अगर कोई मुझे बोल दे, ऐसी रैंडमली बोले कि सुन मेरे पास ना 24 इंटू 10⁻23 एंटिटीज है, तो मुझे मोल बता दे। ठीक है,
24 इंटू 10⁻23 एंटिटीज है। तो मुझे मोल बता दे। हैंड राइटिंग के लिए वेरी वेरी सॉरी, अब ये हो चुका है, अब बुढ़ापा आ चुका है, अब नहीं हैंड राइटिंग चेंज हो सकती। ठीक है, ठीक है, इतनी एंटिटीज है तो मोल बता दे। हम इसको बोलेंगे सुन मेरे भाई, इतनी एंटिटीज में तेरा एक मोल है, तो अगर तूने एक एंटिटी ली, एक ही ली तूने, तो तेरे पास उसके मोल कितने होंगे? 1/6.022 इंटू 10⁻23। और अब तूने मेरे भाई इतनी एंटिटीज ली, तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे? दिस नंबर, एक का पता है ना हमें, हमें जब भी एक का पता होता है तो इतने सारों का निकालना है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है, इतने मोल हो जाएंगे। ये समझ आई? यही चीज फॉर्मूला में क्या हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज जिसकी बात हो रही है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यही चीज तो हमने करी, फॉर्मूला क्यों रटना है? भूल गए तो याद ना रहा तो एवोगैड्रो नंबर ऊपर लिखना है या नीचे, इवेंचुअली तो याद हो ही जाएगा। देखो ये तो पक्की बात है, इवेंचुअली तो तुम इतने सवाल कर चुके होगे कि तुम्हें फॉर्मूला याद हो ही जाना है पक्का। पर वर्स्ट केस सिनेरियो, पेपर में बैठे हो और हट गया फॉर्मूला दिमाग से, पता है कौन से पेज पे लिखा है, पता है चांद सितारे बनाए थे, पता है अलग पेन से लिखा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा कि डिनोमिनेटर में क्या है और न्यूमरेटर में क्या है। अब लगाओगे यूनिटरी मेथड जो ये है, तो क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज तुम्हारे रट्टे वीक चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई, रट्टे वट्टे तुम्हारे हाथ में है। ठीक, फॉर्मूला कैसे आया समझ आया, क्या करना है समझ आया, आगे चलते हैं। मोलर वॉल्यूम, एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस, मतलब एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या थी? एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ये थी कि भैया सुनो, द हाइपोथेसिस सेज कि इक्वल वॉल्यूम, मैं लिख नहीं रही भाई, बहुत मेहनत है, सुन लो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure will contain equal number of molecules. I will repeat क्योंकि तुम तो लिख ही रहे होगे, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी डेफिनेशन। irrespective of the nature of gases, अब कंप्लीट हो गई, दोबारा सुनो और लिख लेना, पॉज करके बैक करके वापस फॉरवर्ड करके लिख लेना। equal volumes of all gases at same temperature and pressure will contain equal number of molecules irrespective of the nature of gas। काफी सारी बातें बोल दी भैया, बाउंसर मारा होगा ये तो। सुनो, टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम सेम रखें, बाहर की कंडीशंस अगर हम सेम रखें, तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसी ने बोल दिया। इस बात का मतलब समझते हैं। इस बात का ये मतलब है कि अगर हमने दो अलग अलग गैसेस भी ली और हमने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है, तो अगर मैंने ऑक्सीजन का भी V लीटर्स लिया, वॉल्यूम V लीटर्स लिया, और नाइट्रोजन का भी वॉल्यूम V लीटर्स लिया, ठीक, इक्वल टेम्परेचर प्रेशर है, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर है, आउटसाइड कंडीशन सेम है, मैंने ऑक्सीजन की वॉल्यूम उठा के लिए V लीटर्स और नाइट्रोजन की वॉल्यूम उठा के लिए V लीटर्स, तो इसमें अगर X मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें भी X ही होंगे। मतलब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख लूँ ना, अगर तुम्हें एटम्स देख के ऐसा लग रहा हो दो दो चल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लूँ और इसका V लीटर भी ले लूँ सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इसमें भी X मॉलिक्यूल्स ही होंगे। वो ये कह रहा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे दुनिया की कोई भी गैस उठा लूँ और दुनिया की कोई भी दूसरी सी गैस उठा लूँ और उनकी सेम वॉल्यूम लूँ, तो मेरे पास उनमें जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। और अब तो मुझे सोच के बताओ कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ, पहले मैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बोलती हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोज गैसेस? क्या मैं मॉलिक्यूल की जगह मोल बोल सकती हूँ? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं?
पॉज करो, सोचो, रट्टे भूल जाना जो भी याद कर रखे हैं। पॉज करो, सोचो कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास ये दो वॉल्यूम है, हाइपोथेसिस कहता है कि दोनों में मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फिर मोल्स इक्वल भी होंगे? सोचो 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 सोचो, फिर हम बात करते हैं। सोचे? ठीक है, सुनो। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन। परफेक्ट। एक मोल नाइट्रोजन, यहां तक कुछ कमी? ठीक है, तो x मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे? x इतने में एक है तो x में कितना होगा? ये अभी अभी बताया है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड यार, एंटिटीज। इतने में अगर एक है तो एक में कितना होगा? इसको Na लिख दूं? Na मॉलिक्यूल्स मतलब एक मोल, तो एक मॉलिक्यूल मतलब 1/Na मोल्स, तो x मॉलिक्यूल्स मतलब x/Na मोल्स। सही चल रहा है? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब एक मोल, मतलब Na मॉलिक्यूल्स इज गिविंग अस 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल 1/Na मोल, x मॉलिक्यूल्स x/Na मोल। इक्वल आ गया? तो इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो मोल्स भी पक्का इक्वल होंगे। अगर इसके भी x मॉलिक्यूल्स हैं और इसके भी x मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके भी x/Na मोल्स आ रहे हैं और इसके भी x/Na मोल्स आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के भी इतने आएंगे, ठीक। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure will contain equal number of moles irrespective of the nature of gas. Perfect? We figured it out? Awesome. Awesome. ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम क्या हुआ? एक मोल की वॉल्यूम, एक मोल की वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मैंने एक मोल ऑक्सीजन एट एनटीपी लिया है और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी लिया है, क्या इनकी वॉल्यूम इक्वल होगी? अलग गैसेस हैं ये, तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे लिया है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे एक मोल ऑक्सीजन और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, क्या इनकी वॉल्यूम्स इक्वल होंगी, हाँ या ना? सोचो। होंगी, क्योंकि अगर मोल्स इक्वल हैं, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, मोल्स इक्वल तो वॉल्यूम इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल था तो मोल्स इक्वल था। वाइस वर्सा चल रहा है ना। दुनिया की कोई भी दो गैसेस अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं और उनकी वॉल्यूम इक्वल है तो उनके मोल्स इक्वल होंगे एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे एक मोल ऑक्सीजन जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जो भी उसकी वॉल्यूम होगी, वही वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। बहुत बढ़िया। अब वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस भी समझ लेते हैं कि पेपर में क्या क्या दिखती हैं हमें। एक दिखता है एसटीपी, एक दिखता है एनटीपी, एक दिखता है एसएटीपी। मीनिंग लिखे हुए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कंडीशंस जो होंगी उसमें टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन, प्रेशर होगा 1 बार प्रेशर। जब एनटीपी की बात करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन एंड प्रेशर होगा 1 atm प्रेशर, नॉट 1 बार। 1 atm और 1 बार में फर्क है, बताती हूँ अभी। SATP मतलब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, वेर इन टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मानते हैं जो, 298.15 केल्विन एंड प्रेशर होगा 1 बार प्रेशर। तो STP पे अगर मैंने दो गैसेस ली जो इक्वल मोल्स की हैं तो उनकी वॉल्यूम भी इक्वल होगी, या दो सेम वॉल्यूम की गैसेस ली STP पे तो उनके मोल्स भी इक्वल होंगे। 1 atm और 1 बार में क्या रिलेशन होता है, मतलब 1 atm और बार में क्या रिलेशन होता है? 1 atm होता है 1.01
3 to 5 बार, मतलब एटीएम बड़ा होता है बाहर से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब एक मोल दुनिया की कोई भी गैस, एक मोल दुनिया की कोई भी गैस उठा लो एसटीपी पे, उसकी वॉल्यूम होगी 22.7 लीटर। एक मोल दुनिया की कोई भी गैस उठा लो एनटीपी इस कंडीशन पे, तो उसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। और एक मोल दुनिया की कोई भी गैस उठा लो एसएटी पे, तो उसकी वॉल्यूम होगी 24.7 लीटर। नीट वाले बच्चों के लिए एनटीपी एसटीपी सेम मान के चलना, 22.4 लीटर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूजुअली सिमिलर ही चलता है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आई? आगे चलिए, कमेंट सेक्शन में बता देना भैया। अब आते हैं तुम्हारी जिंदगी के दुखों पे बिफोर वी प्रोसीड, ठीक। अब वो दुख समझते हैं, वो दुख है कन्वर्जन्स, पता नहीं क्यों है पर है, समझो। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर कहीं सीसी लिखा हो क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख के दे दे या ml लिख के दे, तो वो सेम बात है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, अभी हल्के में लोगे तो बाद में रोगे। आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट इवन नो इट। हल्के में लोगे तो बाद में रोगे, ठीक है। सुनो, सेंटीमीटर क्यूब सीसी या ml सेम बात है, ठीक। अच्छा जी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे बच्चों? 100। तो 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक। मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, विच इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या? 1 मीटर क्यूब में 10⁶ ml होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ ml होते हैं। बढ़िया, आगे बात करें तो 1 मीटर क्यूब में 10⁶ ml होते हैं, क्योंकि ml लिखे या सेंटीमीटर क्यूब लिखे एक ही बात है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसी, ठीक है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक। और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। जैसे 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ऐसे ही 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 मीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? समझो, 1 मीटर अगर 10 डेसीमीटर है तो 1 मीटर क्यूब इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, विच इज 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 डेसीमीटर क्यूब। परफेक्ट। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। वो बात समझ आ गई होगी, ठीक। अब ये बातें समझ आई हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने ml हुए ये जरा कमेंट सेक्शन में बता दो। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने ml हुए ये कमेंट सेक्शन में बता दो। पूरी कन्वर्जन्स तुम्हारे सामने है, थोड़ा सा तुम खेलो और बता दो मुझे, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अब हम मोल का फॉर्मूला आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। अभी तक हमने इन टर्म्स ऑफ मास निकाल लिया था, हमने लॉजिकली निकाला था, और इवेंचुअली वो फॉर्मूला आया था जो भी उसने मास दिए डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज निकाला था। पहले हमने लॉजिकली समझा, फिर हमें समझ आया कि इसका मतलब फॉर्मूला आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये आ रहा था। अब हम वॉल्यूम की बात करें, बिकॉज वी नो मोलर वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 लीटर एट एनटीपी। दुनिया की हर चीज की, सॉलिड्स लिक्विड्स गैस सबकी नहीं, गैसेस की। जब भी हम ये वॉल्यूम की टर्म्स में खेलेंगे हम गैसेस में ही खेलेंगे। चांद सितारे बादल नदी बना के लिख लो, वॉल्यूम की टर्म्स में जो ये हम मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए लिखते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, चांद सितारे बादल बिजली पेड़ पौधे सब बना लो, लेकिन ये लिख लो
कि जब भी ये मोलर वॉल्यूम की बात या 22.4 लीटर एट एनटीपी की बात होती है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए हो रही है। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस गैसेस के लिए चल रहा था। कल को अगर तुमने इसको NaCl में लगा दिया तो वो तुम्हारी गलती है भाई, ठीक है? जो नहीं करनी है, जो पाप है, गलती नहीं है, पाप बोलते हैं उसको, ऐसी गलती करे तो। अब समझो। ओहो, फोन गिर जाता अभी। सुनो आगे, इतना गुस्सा मत दिलाया करो। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, अपन को मालूम है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, वॉल्यूम कितनी है इसकी, वॉल्यूम दी है 1 मोल ऑफ दैट गैस है, ठीक? तो 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनटीपी वुड बी 1 अपॉन इतने मोल, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं x लीटर ऑफ एनी गैस, तो उसके मोल्स कितने होंगे, दैट पर्टिकुलर गैस। 22.4 लीटर में 1 मोल है, 1 लीटर में 1 अपॉन 22.4, तो x लीटर्स में, तो फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है क्या, गिवन वॉल्यूम किसकी, ऑफ गैस, सिर्फ गैस के टर्म्स में, अपॉन जो भी एनटीपी पे ही बात कर रहा होगा वो, तो एनटीपी वाली वॉल्यूम में मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, ठीक? तो अब मेरे पास एक सवाल है बिफोर वी प्रोसीड, और मेरा सवाल ये है कि आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो, मेरा सवाल ये है कि यार एक बात बताओ, अगर मैं ये लूं, तो क्या इनमें ये होगा, अगर मैं 18 लीटर ऑफ H2O लिक्विड पानी एंड 18 लीटर ऑफ H2O गैस एट एनटीपी लूं, तो क्या इनमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? सोचो, पॉज द वीडियो, थिंक ऑन इट, एंड फिर मैं बताती हूँ। थिंक, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, थोड़ा सा लगाना भी चाहिए। ठीक है जी, बात करूं। 18 लीटर है, 18 लीटर है, बहुत बढ़िया, ये तो सेम ही लग रहा है तो पानी। लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड में नहीं लग सकता वो फॉर्मूला जो मोलर वॉल्यूम का होता है। यार लिक्विड अलग गेम है यार, लिक्विड में मत लगा देना भैया, ये सब मत खेलने लग जाना, लिक्विड है। तो गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, H2O गैस की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मोल्स तो निकाल लिए होंगे थोड़े से, लिक्विड में फंसे होगे। अगर चांद सितारे वाली बात याद आई होगी तो लिक्विड में फंस गए होगे, कुछ तो वो भी नहीं फंसे होंगे क्योंकि चांद सितारे बना तो दिए पर बात नहीं समझ आई थी। अगर मैं गैस की बात करूं एनटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मेरे को पता है, 22.4 लीटर ऑफ दिस गैस अगर मैं लेती तो मेरे पास 1 मोल होता, मैंने लिया है 18 लीटर, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इतने, और मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करना याद है, तो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, आई होप यहां तक नहीं फंसे होगे, ये तो खेल लिया होगा फटफट, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी आ गया। अब बात करते हैं लिक्विड की। अगर तुमने अगर तुमने ये कारस्तानी करी है ना, तो इसको काट दो और बड़ा बड़ा लिख दो बुद्धू, क्योंकि तुमने लिक्विड में मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वाला फॉर्मूला लगा दिया है, मेरे मना करने के बावजूद भी, मेरे समझाने के बावजूद भी, मेरे 10 मिनट से बोलते रहने के बावजूद भी। तो ये गड़बड़ हो चुकी है जिंदगी में, अब इसको ठीक कैसे करें? तो भैया ये तो नहीं लग सकता, करना क्या है बताती हूँ, मैं ये बताऊंगी, कौन बताएगा? हे राम, 18 लीटर की बात हो रही है,
ये लिखूं तो चलेगा? चलेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर पता है तुम्हें? रट्टा पता है पूरा? रट्टे तो तुम्हें सारे पता होते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर ही है, इस बात का मतलब क्या है? मुझे इस बात का मतलब बता दो यार। कोई भी कमेंट सेक्शन में इस बात का मतलब बता देना इस टाइम पे, मेरे बताने से पहले प्लीज। मैं बता रही हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, चलो मुझसे झूठ बोले ना, खुद से मत बोलना। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम/ml, रट के बैठे हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1 ml पानी का अगर मैं लूं तो उसका मास 1 ग्राम होगा, ये मतलब है क्या? रट्टे काम नहीं आते यार, लॉजिक काम आता है। वही तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे साथ दिक्कत ये है, तुम्हें केमिस्ट्री क्यों नहीं पसंद? क्योंकि तुमको या तो ये बोल दिया गया एक्सेप्शन है, या तो बोल दिया गया यही होता है। और तुमने भी कभी पलट के नहीं पूछा क्यों? पूछना था। 1 ग्राम/ml की बात हो रही है। इस बात का मतलब ये है कि 1 ml पानी अगर मैंने उठा के लिया तो उसका मास 1 ग्राम आएगा। 1 ml पानी का मास अगर 1 ग्राम आएगा तो 18,000 ml का कितना आएगा? पानी का मास आ चुका है, मोल्स आ सकते हैं अब तो मास आ गया। अरे तुम्हारा फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास समझो। 18 ग्राम पानी अगर मैं लेती तो मेरे पास 1 मोल होता। 18,000 ले लिया मैंने। 1,000 मोल आए हैं। मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखो, समझो, दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी कुछ भी होगी कमेंट सेक्शन में बताना। 1% की भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं है, पूरा लेक्चर चमक गया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शर्म कर लो थोड़ी सी, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और अगर कर लिया तो और उसे करवा दो भाई। ऑल्सो 5 hours, टिक टॉक टिक टॉक। I'll see you in the next video. Bye.